हाँ, तो कल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला ये लाइट कहाँ से आ गई इसमें हिस्सा ले क्या? ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट पूरा हो गया था और उसके रिगार्डिंग रह गए हैं न्यूमेरिकल्स। कोई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, जो कल हमने फॉर्मूला किया था उसको जस्ट अप्लाई करना आना चाहिए। इफ यू नो मोलैलिटी और थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हो इन दिस चैप्टर, each and every question is of very simple, में कोई डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन पढ़ो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है, कितना है दिस। प्रेशर यहाँ पर आप नेगलेक्ट कर दो, रीजन बीइंग वो फिक्स ही रहेगा। वो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है, यानी कि 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, मतलब कितना सोल्यूट हमें ऐड करना है। डायरेक्टली इट वांट टू नो द अमाउंट ऑफ WB, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करना है। कौन सा सोल्यूट? सुक्रोज। द मीनिंग ऑफ सुक्रोज, इसका कितना होता है मोलर मास? 342 होता है। भूल जाओ तो कैसे रखोगे याद? द मीनिंग ऑफ सुक्रोज, द मीनिंग ऑफ सुक्रोज इज 2 ग्लूकोज माइनस 1 H2O, बस। तो 2 कितने हो गए? 180 प्लस 180 माइनस 18, दैट विल बी 342। बेटा तो यही है, याद ही कर लो। ग्लूकोज का मोलर मास 342 हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री, मतलब अब ये बॉइल हो रहा है 100 पे। पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट था 99.63। अब आप कहोगे सर तो होता ही नहीं है, दैट इज 100। वो होता है 100, बट दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, बिकॉज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 180 m। यहाँ हमने प्रेशर डाउन कर दिया है, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया है। ठीक है, इस वजह से हो रहा है ये। तो चलो कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं कि आपका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया, यानी कि कितना बड़ा है? 0.37 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है, मतलब डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब कितना चेंज आया है? चेंज इज 0.37। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना यहाँ ये बताओ कि आपके पास चाहे केल्विन में दिया हो या सेल्सियस में, डेल्टा टीबी की वैल्यू उतनी ही आएगी। वो क्यों? बड़ा इजी है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें अगर हम 273 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? 373 केल्विन। लेकिन अगर 99.63 है तो इसमें बेटा 273 ऐड करने पड़ेंगे, कितना बन जाएगा? 372.63। आंसर तो जब उसका हम निकालेंगे डेल्टा टीबी, चाहे वो यहां से निकाल लो केल्विन से, चाहे वो निकाल लो सेल्सियस से, आंसर सेम ही आएगा। ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू चेंज नहीं आएगी, चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, उसका ज्यादा ध्यान रखना है, फंडामेंटल चीजें हैं। चलो, तो हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.37। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका एक नाम और भी है, क्या है? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट गिवन टू यू इज 0.52 और वाटर के लिए यही होता है। वैसे तो देखो दिया होता है, बट स्टिल एक जनरल नॉलेज के लिए 0.52 इज द kb फॉर वाटर, और बस डेल्टा टीबी इज गिवन टू यू, दैट इज 0.37, kb इज गिवन टू यू, दैट इज 0.52। wb पूछा हुआ है तो निकाल लेंगे हम, 1000 लग जाएगा। mb ग्लूकोज के लिए है, कितना आ जाएगा? 342। wa इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना वाटर है? 500। लो बताओ भाई क्या मुश्किल है इसमें। मीन्स कहीं से भी 1% कोई बच्चा कह दे कि ये डिफिकल्ट है, मैं आर्ट्स में हूँ, कॉमर्स में हूँ, चाहे मेडिकल और मेडिकल में कहीं पर भी हो, इवन बच्चा बैठा है ना अगर आर्ट्स वाला वो भी कर देगा बड़ा इजीली।
अगर उसने 10th क्लास तक मैथ पढ़ा है तो बस इतना काफ़ी होना चाहिए। किसी को डाउट इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, देखो अब कोई कहे कि मुझे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, मुझे प्लस करना नहीं आ रहा है, देन प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, केमिस्ट्री नहीं है, देन दैट रेमेडी इज ओनली टू गो बैक टू 9th क्लास अगेन। बट प्रोसीजर एंड इवन कैलकुलेशन गलत हो भी जाए, नो मैटर, कितने नंबर कटेंगे, मैक्सिमम 0.5, मैक्सिमम 3 में से 2.5 मिल जाएंगे। तो कैलकुलेशन तो एक अलग स्किल है, उसके मार्क्स भी लिमिटेड से हैं। तो बाकी तो प्रोसीजर है, हाउ यू राइट द फॉर्मूला, देन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, देन हैव द कैलकुलेशन एंड देन राइट द आंसर एंड यू आर राइटिंग द यूनिट आल्सो। एंड डेल्टा टीबी का मतलब क्या हो गया, यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, नो सॉरी पूछा क्या था यहाँ पे, डब्ल्यूबी इज गिवन अमाउंट, यानी कि ग्राम में आंसर आएगा आपके पास। हाँ पूछा था एमबी, द यूनिट विल बी ग्राम पर मोल, बस ऐसे करना है। तो अभी डाउट है बताओ मुझे, अदरवाइज डाउट नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है बिल्कुल नहीं होगा आपको, अभी होता भी नहीं है। देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। चलो देखो भाई यहाँ पे आई थिंक कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा एंड दे विल बी वेरी मच नियर टू द आंसर। 152 ग्राम पर मोल, चलो 147 है, क्वाइट नियर टू द आंसर। एंड आई नो दैट प्रॉब्लम शुड बी फ्रॉम कैलकुलेशन पार्ट, जिसका कोई इलाज नहीं है, दैट यू कैन ओनली हैव दैट रेमेडी फॉर दैट। मीन्स जैसे करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जितनी बार अपने आप सोल्व करोगे, मेरा दोस्त कर रहा है वो कर रहा है, कोई बेनिफिट नहीं उसका, जितनी बार सोल्व करोगे उतनी बार सही कैलकुलेशन जाएगी, वरना एग्जाम में गलत जाएगी। किसी का आंसर आया है 152, 150 आया है, पता ही नहीं। चलो तो देखो, I can't force anybody, but you have to practice for these questions. At least every topic 5-6 क्वेश्चन घर पे करने हैं, so that ये पार्ट है कैलकुलेशन वाला ठीक होगा, अदरवाइज है कुछ नहीं इसके अंदर, only calculation is there. हाँ 152 पॉइंट कुछ हो रहा है। हाँ वेरी गुड, राइट है, नो प्रॉब्लम। अगर 150 भी है तो भी सही है, कोई इशू नहीं है। 150 की रेंज में जो भी आंसर आएगा ना वो सही है, ये 2-3 को कर लेंगे जस्ट। 150 से ऊपर और 160 से नीचे आंसर आ रहा है, दैट इज राइट, नो प्रॉब्लम। थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन चलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड by dissolving some glycerol in 500 gram of water. This solution has a boiling point of 100.42. What mass of glycerol was added or dissolved to make the solution? यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हाँ, सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया है, दिमाग लगाना है ये। अभी करोगे आप, मैं बता रहा हूँ पहले ही, अगर वाटर सॉल्वेंट दिया हुआ है और उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया तो 100 ही मानना है। अगर वाटर दिया हुआ है, वाटर ना भी दिया होगा, उसने क्या एक्वस बोल दिया, मींस वाटर ही होगा। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट मालूम नहीं है और उसको निकालना भी नहीं है, आप पूछ ले बट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फिर थोड़ी 100 होगा। लेकिन अगर आपको सपोज करना पड़ रहा है, देन यू हैव टू सपोज द बॉइलिंग पॉइंट एज 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, इसके बाद फिर नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आएंगे। चलो करो इतना, वीडियो थोड़ा मैं करता हूँ पॉज। हाँ तो इस क्वेश्चन में आंसर आपके अलग अलग आ रहे हैं। सो रियल आंसर इज 37.73. ओके, सो वन आंसर वाज 37, इट्स ओके। तो बाकी कोई मुश्किल है नहीं है, जस्ट एक बार मैं करता हूँ क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन को, फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। देख लो एक बार क्या कह रहे हैं ये,
A solution of glycerol in water, वैसे बात का बात नहीं है अर्शित, आई नो आपने सॉल्व कर लिया है, बट a solution of glycerol in water was prepared, यानी कि ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन मींस ये सॉल्यूट है, इट इज सॉल्यूट by dissolving some glycerol, हमें पता नहीं सम का मतलब वी डोंट नो कितना ग्लिसरॉल है, in 500 gram of water, the meaning of water is solvent WA, amount of solvent दिया हुआ है 500 gram, the solution has a boiling point of this, और वाटर ही है, कहीं दिया तो है नहीं, इसका मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको सपोज करना पड़ेगा 100, कितना हो गया 100.42, इसका मतलब डेल्टा टीवी कितना इंक्रीज आया 0.42 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, नो प्रॉब्लम। व्हाट मास वाज ग्लिसरॉल डिसॉल्व्ड, वही पूछ रहा है कितना ग्लिसरॉल ऐड किया गया था टू मेक दिस सॉल्यूशन एंड केबी इज गिवन टू यू। सो सिंपल, अगर नहीं आता है देख लो एक बार, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी into the number of moles of solute WB by MB into mass of solvent into 1000। डेल्टा TB कितना है 0.42, KB कितना है 0.50, मान लो कोई इशू नहीं है, इससे काफी इजी रहेगा करना आपके लिए। into WB तो पूछा गया है, मोलर मास निकाल लो ग्लिसरॉल का, अगर नहीं दिया है, यूजुअली दिया हो तो ना दिया हो, C3 कितना हो गया 36, एक कार्बन कितना होता है 12, 3 आगे 36, H8 8 एंड 3 ऑक्सीजन कितने जाएंगे 48, कितना गया आंसर 92 ग्राम पर मोल। कितने अब WA मींस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट है 500 ग्राम। देखो यहाँ कितना इजी हो जाएगा, इफ यू आर टेकिंग इट 50। अब सुनो एक काम और कर सकते हो, आपको थोड़ा डाउट लगता है, इसको तो लिख दो आप यहाँ पे लिखने के लिए 0.512 लिख दो टू मेक इट इंप्रेसिव, बट व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशन मेक इट 0.50। लिखने के लिए लिखो यही, मतलब कर रहे हो कैलकुलेशन ऑन द बैक साइड और रफ पेज, वहां आप 0.50 लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मार्क्स पूरे आएंगे, क्योंकि आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो काम चल जाएगा इनटू 1000। तो अब चलो ये कर दो, तो यहाँ 46, ठीक है, और बस अब कोई मुश्किल बचा नहीं है आपके पास, एक काम इसको कर दो, बस मल्टीप्लाई से कर दो और आंसर आपका आराम से आ जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा इसके अंदर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कोई इतना खास, ठीक है। तो 0.42 इंटू 46 डिवाइड बाय 0.5 आंसर है वो आपके पास 37.7 या 37 के आसपास आ जाएगा। यू ऑल गेट द वेरी मच करेक्ट आंसर और नियर टू द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई, तो किसी को अब डाउट है, मतलब प्रॉब्लम है एक किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में, बताओ ये करना कैसे था। अब नहीं निकला वो चीज़ है, वो करते जाओ, हो जाएगा, जिसको करना है वो कर लेगा, नहीं करना ना करे, वो भी सब करेंगे, तो फिर ऐसे बात तो बनेगी नहीं ना। कुछ बच्चों के नंबर कम भी आने चाहिए बोर्ड में, सबके बराबर आ जाएंगे, कैसे बात बनेगी, तो कुछ बच्चों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि बाकी बच्चों को जा सकें, ठीक है। जिनको सेक्रीफाइस करना है वो नहीं पढ़ेंगे, पता है मुझे, वो साधु संत टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें मोह माया से फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल मेरा काम ये है कि समझ नहीं आया है, ये कैसे आपने करवाया वो समझ आ चुका है। देन डू द नेक्स्ट थिंग, मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आज थोड़ा सा बच्चे कम आए हैं, फालतू कर लो, ठीक है, हाँ, वरना मैं ही करवाता एक प्रॉपर्टी, बड़ा बच्चे कम आए हैं, शांति भी है, तो दो एक और टॉपिक कर लो। तो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, नॉट डिग्रीज, यहाँ वर्ड्स का हेरफेर नहीं करना है, जो लिखा है वही लिखना है आपने, अपनी तरफ से आपको यहाँ नहीं करना चेंज कोई भी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेम उसी डेफिनेशन को यहाँ पर एडजस्ट कर दो। वह क्या था,
इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, यह क्या आएगा, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड। बस कोई फर्क नहीं है, डेफिनेशन में अपने आप बन सकती है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड यू नो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो लिख दो यहाँ पे। सो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो मैं इसका यूज करके थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूं। आपके पास 2 बाउल्स हैं सेम टू सेम, उनमें इक्वल अमाउंट में वाटर भरा हुआ है। एक बाउल में आपने 5 ग्राम सोल्ट ऐड कर दिया और दोनों को रखा फ्रीजर में, फ्रिज टू कन्वर्ट इनटू आइस। सबसे पहले आइस किसकी बनेगी, जिसमें सोल्ट है जिसमें सोल्ट नहीं है? जिसमें सोल्ट नहीं है वो पहले आइस बन जाएगा, जिसमें सोल्ट है पहले वो बन जाएगा। दोनों जिसमें सोल्ट है वहां पहले बन जाएगी। अरे अब ये चेंज हो रहा है, जिसमें सोल्ट नहीं है वहां आइस पहले बनेगी। वाई, क्यों? चलो इसका आंसर देंगे। ऑल्दो यहां लिखा हुआ भी है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब क्या होता है, यहां बच्चे गलती करते हैं। क्यों गलती ऐसे, क्योंकि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट अब यूजुअली 0 ही होता है। अब देखो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितना केल्विन हो गया, 273 केल्विन। आप इसको केल्विन लो, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें कुछ ग्लूकोज, सोल्ट, यूरिया मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस पहुंच जाएगा, क्योंकि बिकॉज बिलो 0 क्या आएगा, माइनस आएगा। मान लो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना हो जाएगा, 271 केल्विन डिग्रीज ही आएगा। ध्यान देना, क्यों आएगा कहूंगा मैं उस बाद में, बट स्टिल व्हेन वी ऐड दी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब आप रखा है फ्रिज में, तो बताओ फ्रिज में पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा, 0 पहले आएगा या -2 पहले आएगा? 0 ही आएगा। तो आइस वाटर की जो आइसिंग फॉर्मेशन है दैट विल स्टार्ट एट 0, लेकिन सॉल्यूशन की स्टार्ट कहां पे होएगी, -2 और ठंडे टेम्परेचर में। इसीलिए आपको ने शायद सुना होगा, आपने वो क्लिक नहीं किया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, व्हाट हैपेंस देयर ड्यूरिंग द स्नोफॉल सीजन, जो रोड्स हैं दे ब्लॉक, ड्राइव नहीं हो पाता है, तो क्या करते गवर्नमेंट वहां पर, सॉल्ट का स्प्रे करवाते हैं, उससे आइस पिघल जाती है। क्यों पिघलती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सॉरी जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, डाउन चला गया है। अब मान लो जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट डाउन गया तो आइस क्या है, इट विल स्टार्ट टू मेल्ट, इट विल स्टार्ट टू मेल्ट। जैसे मान लो इसका एग्जांपल लूं मैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी आइस है, लेकिन मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिया नमक, तो इसका वॉल्यूम कितना हो, सॉरी कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट -2, तो 0 पे क्या हो जाएगा, ये लिक्विड। इसका मतलब ये वाला जिसमें सोल्ट ऐड है एट 0 डिग्री क्या है, ये लिक्विड, और जिसमें सोल्ट नहीं है वो क्या है, सॉलिड। तो सोल्ट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट डाउन जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम में, नोट कर लेना। ऐसा कोई क्वेश्चन आया, आप लिखोगे ड्यू टू द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बस ये कर देना है। देखो क्वेश्चंस बिल्कुल सेम नहीं आएंगे जो कहा है, लेकिन वैसे वैसे ही आएंगे जैसे पढ़ा रहे हैं। तो वो कह देता है कि कुछ ऐसा हुआ था, देता है कोई एग्जांपल, कोई केस बेस्ड स्टडी में, तो वहां पर उसने आइस वो ऐड कर दिया कुछ सॉल्ट, तो बताओ आइस पिघली है, तो क्यों पिघली है? सिंपल आंसर, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट
डिक्रीजेस, बस इससे ऊपर नहीं आएगा। अब फर्स्ट वही क्वेश्चन, ये फ्रीजिंग पॉइंट डाउन क्यों गया? तो बेटा जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो आंसर निकल सकता है। ऑल्दो मैंने दिया नहीं यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? अब ये मत बोल देना कि द पॉइंट एट विच आइस फॉर्म्स, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है। सुनो, अगर आप सोच रहे हो ना कि द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टू कन्वर्ट इनटू आइस, तो गलत है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? तो क्या जीरो पे आइस बन जाती है? ना, नहीं बनती है। तो ये बताता हूँ क्या मतलब है। जैसे ये आपके पास एक सैंपल है वाटर का और ये सैंपल है आइस का। आइस इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। अब इसके वेपर बनेंगे, कुछ उनका प्रेशर होगा, ठीक है। अब ये कहता क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे उसी कंपोनेंट के लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाए। मींस जितना वेपर प्रेशर इसका है उतना ही वेपर प्रेशर इसका हो जाए। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर डाउन करोगे वेपर कम बनेंगे एंड 0 डिग्री पर असल में बनेंगे ही नहीं, 0 डिग्री पे बनेंगे ही नहीं। तो और सॉलिड स्टेट इज आल्सो नॉट फॉर्मिंग एनी वेपर। तो वो कह रहा है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। जो था सॉलिड वाला वही बन जाए लिक्विड वाला। मींस लिक्विड नहीं, उसको बनाना नहीं है सॉलिड, बट इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर हो जाए। दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये रखना याद, इसी से आपको समझ आएगा। अब जैसे ही आप इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो वेपर क्या होंगे, और कम बनेंगे। पढ़ चुके हो, देखो दोबारा से भाई फर्स्ट प्रिवेटिव प्रॉपर्टी क्या था, वो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेम टू सेम वही कंसेप्ट आ रहा है। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, वेपर्स और कम बन गए और फ्रीजिंग पॉइंट और भी डाउन चला गया। तो ये होता है रीजन। ऑल्दो कोई पूछेगा नहीं, बता रहा हूं मैं, कहानी थोड़ी डिफिकल्ट सी है, वर्ड्स में समझानी मुश्किल होती है। कोई नहीं पूछेगा, केवल आपके क्यूरियोसिटी के लिए भाई हाँ वो कैसे रहा है, इतना बताया गया है। ये क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें कहानी बड़ी लंबी बन जानी है, जो मर्जी लिखते जाओ। तो मेनली बात यही है कि इस वजह से आप जब ऐड करते हो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन जाता है, ठीक। और बस सेम टू सेम डेल्टा टी भी था वहां पे, लिख दो एफ, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, केवल जहां बी था यहां पे आपने एफ लगा दिया, इक्वल कर दो। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। एंड अगेन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी का मतलब वही गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड दिस। ये लो भाई, कुछ भी फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम टू सेम है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। बस करना क्या है, जहां बी था वहां पे आपने एफ को लगा देना है, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया है, 3 मिनट्स। तो इतना करवा दिया है, बस एक ये करवा के डेफिनेशन इसके कांस्टेंट की विल डू द न्यूमेरिकल इन नेक्स्ट पीरियड। हाँ 2 मिनट काफ़ी है, फालतू है। अब देखो जैसे वहां पे के भी था, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, के एफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। दोनों में से कुछ भी है और सेम टू सेम आंसर वही का वही। ये रहा,
cryoscopic constant is equal to the depression in freezing point when the molality of solution is taken as 1. सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल वर्ड्स यहाँ वहाँ हुए हैं. रियल मीन्स ऑल थिंग्स आर सेम. ठीक है, चलो भाई अब आराम कर लो, काफ़ी हो चुका है. न्यूमेरिकल्स विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर.